थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है हेत्वाभास, जहां से नेट फर्स्ट पेपर में यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन प्राय पूछ लिया जाता है और मैं देखता हूं कि छात्रों में इसको लेकर बड़ा भ्रम बना रहता है। और जो फिलॉसफी के छात्र हैं, जो दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट हैं, वो तो बड़े आराम से टैकल कर लेते हैं क्योंकि उनके यहाँ न्याय दर्शन रखा हुआ है। ये भारतीय न्याय दर्शन से ही पूछा जाता है, अनुमान के अंतर्गत ही प्रश्न बनता है। लेकिन जो लोग फिलॉसफी के नहीं होते उनके लिए यह दुरूह टॉपिक होता है। मित्रों, एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो हेत्वाभास है उससे जो प्रश्न बनता है प्रायः एग्जाम्पल दे करके प्रश्न बनता है। जो हेत्वाभास में अभी हम आपको कई पक्ष समझाएंगे, क्या स्वरूप है, कैसे है, तो उसमें कोई एक एग्जाम्पल दे देता है, पूछता है अधोलिखित में कौन सा हेत्वाभास है। कहने का मतलब है कि जो एग्जाम्पल हम आपको देने जा रहे हैं, अभी हम एक एक सेक्शन को तोड़ करके पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल को पुटअप करेंगे, वही एग्जाम्पल आपको दे करके वह प्रश्न पूछ लेता है कि यह किस हेत्वाभास का उदाहरण है, इसमें कौन सा हेत्वाभास है। सीधा सीधा प्रश्न रहता है मित्रों, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। और एक बार आप माइंड सेट हो जाएंगे फिर आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। इस चुनौती को लेकर के मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, बस केवल बने रहिए, उत्साह से एक एक बिंदु को सीखते रहिए, बिना किसी बर्डन के सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देंगे और जितने प्रश्न बने हैं वो सब क्लियर होते चलेंगे। तो आइए मित्रों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हेत्वाभास में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेत्वाभास। हेत्वाभास दो शब्दों से मिलकर के बना है मित्रों। एक है, अगर जब हम हेत्वाभास को तोड़ते हैं तो हेत्वाभास को तोड़ने पर दो शब्द आते हैं, एक है हेतु, दूसरा है आभास। इसका मतलब है हेतु का आभासी स्वरूप, अर्थात जो वास्तविक हेतु है वहां वास्तविक हेतु ना होकर के अवास्तविक हेतु का दिखाई देना, अर्थात हेतु से संबंधित विभिन्न प्रकार की कमियां, यह हेत्वाभास कहलाता है। हेत्वाभास का मतलब हो गया हेतु धन आभास, हेतु का आभासी स्वरूप, हेतु से संबंधित कमियां। मित्रों, एक चीज मैंने आपको बोला था, पिछले वीडियो में समझाया था, जो अनुमान की प्रक्रिया होती है, अनुमान की प्रक्रिया हेतु पर डिपेंड करती है। क्योंकि मैंने बोला था कि अनुमान में है तो कई पक्ष, लेकिन तीन पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी मैं उसकी चर्चा कर दे रहा हूं। मैंने बोला था एक होता है पक्ष, दूसरा होता है साध्य, तीसरा होता है हेतु। मित्रों, आपको याद होना चाहिए, मैंने इन तीनों को परिभाषित भी किया था और इन तीनों के रिलेशन भी बताया था। मैंने बोला था पक्ष क्या है, आश्रय है जिस पर साध्य को सिद्ध किया जाता है। जैसे मान लीजिए मित्रों, यहां हमको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था पर्वत पर आग है, मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, क्योंकि वहां धुआं है। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था, हमने कहा था कि जो आश्रय हो वह पक्ष कहलाता है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, जैसे दिया हुआ है पर्वत, इसके ऊपर आग है, ऊपर धुआं उठ रहा है, तो आप बताइए इस चित्र में आश्रय कौन है? तो आप देखोगे ये जो पर्वत है यही आश्रय है, अर्थात आश्रय कौन है? पर्वत। और इस पर किसको सिद्ध करना है? आग को सिद्ध करना है। तो ये आग क्या है? सिद्ध की जाने वाली वस्तु, जिसको हम साध्य कहते हैं। ये धुआं क्या है? धुआं साक्ष्य है, जिसे हम हेतु कहते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने बोला था पर्वत पर आग है, तो ये पर्वत का डिजाइन मैंने बना दिया है, इसके ऊपर आग है, आग से धुआं निकल रहा है। तो मित्रों
अगर कोई कहे कि पर्वत पर आग है सिद्ध करो, तो हम आप बिना कोई साक्ष्य देखे, बिना कोई कारण देखे हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम पर्वत की तरफ निगाह करेंगे और वहां मुझे उठता हुआ धुआं दिखाई देगा, घना धुआं दिखाई देगा, काला काला धुआं दिखाई देगा, तब उस धुएं को देख करके हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। मित्रों, बार बार मैं समझा रहा हूं, धुएं को देख करके, धुआं है कौन? हेतु। हेतु, ये जो धुआं है उसी को हेतु कहते हैं। धुआं को देख करके, हेतु को देख करके पर्वत पर आग को सिद्ध कर दिया जाता है, अर्थात पक्ष में साध्य को सिद्ध कर दिया जाता है। इसका तात्पर्य हो गया, पक्ष में साध्य को सिद्ध करने के लिए जो रीजन है वह रीजन कौन है? हेतु है। अर्थात जो अनुमान हमने लगाया है किस पर? पर्वत पर आग होने का जो अनुमान हमने लगाया है, वह अनुमान किसके आधार पर लिया है? हेतु के आधार पर लिया है। अर्थात हम आग को पर्वत पर देख नहीं रहे हैं, पर्वत की विशाल उसमें श्रृंखलाएं मौजूद हैं, हम आग को नहीं देख रहे हैं। अगर मित्रों मैं आग को देख रहा होता तब तो प्रत्यक्ष हो जाता, हम आग को देख नहीं रहे हैं। आग है ऐसी कल्पना मेरे मन में है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पर्वत पर आग है, यह अनुमान करना है। लेकिन यह अनुमान हम तभी कर पाएंगे जब हम धुआं, उठता हुआ धुआं देखेंगे। अब हम धुआं को देख करके यह अनुमान लगा लेते हैं कि पर्वत पर आग है। तो यहां धुआं क्या है? साक्ष्य है। धुआं क्या है? हेतु है, जिसको देख करके हम आग रूपी साध्य को पक्ष में सिद्ध कर देते हैं। अर्थात पक्ष, जैसे यहां है पर्वत, आप देख रहे हो, साध्य यहां है आग, हेतु यहां है धुआं, मैं आप देख रहे हैं यहां पर सब बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो धुआं को देख करके आग को पर्वत पर सिद्ध किया जा रहा है। इसलिए एक चीज आप यहां बारीकी से देखिए मित्रों, बात क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पर्वत पर आग को सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ा कारण कौन है? सबसे बड़ा साक्ष्य हमारे लिए कौन है? हेतु है, धुआं है, जिसको देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं। अच्छा मित्रों, ये बताओ, अगर यह जो हेतु है जिसको हम देख करके अनुमान लगा रहे हैं, अगर यह हेतु प्रदूषित हो जाए, अगर यह हेतु गलत सिद्ध हो जाए, अगर यह हेतु भ्रामक सिद्ध हो जाए, तो बताइए हमारा अनुमान सही निकलेगा? नहीं, हमारा अनुमान भी दूषित हो जाएगा। क्यों दूषित हो जाएगा? अनुमान मेरा क्यों दूषित हो गया? इसलिए दूषित हो गया क्योंकि जिस हेतु को, जिस कारण को, साक्ष्य को, धुआं को देख करके हम अनुमान लगा रहे थे, बाबू वही गलत हो गया, वही भ्रामक हो गया, उसी में आभासी स्वरूप हो गया। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो अनुमान की प्रक्रिया है यह किस पर निर्भर करती है? हेतु पर निर्भर करती है। अगर मित्रों हेतु प्रदूषित हो जाता है, मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, हेतु अगर प्रदूषित हो जाता है, अगर हेतु आभासी रूप में हो जाता है, अर्थात वास्तविक रूप में नहीं रहता, तो अनुमान अपने आप दूषित हो जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि जो अनुमान की प्रक्रिया है वह हेतु पर निर्भर करती है। अगर हेतु मेरा आभासी स्वरूप में आ गया, अनुमान निश्चित रूप से प्रदूषित हो जाता है, अनुमान निश्चित रूप से आभासी रूप में आ जाता है। इसीलिए हेत्वाभास का मतलब हो गया हेतु का आभासी रूप में होना, वास्तविक हेतु के स्थान पर अवास्तविक हेतु का होना। अब मित्रों यहां सारी बातें आपको कंफर्म हो गई कि बाबू अगर अनुमान मुझे करना है तो हेतु को हमको लेकर के चलना होगा, क्योंकि अगर हम आग को पर्वत में अनुमान लगाएंगे, अगर हम पर्वत में आग के होने का अनुमान करेंगे तो धुआं को देख करके करेंगे। अगर धुआं की जगह गलत धुआं हो गया, या मान लीजिए पता लगा कि बर्फ की धुआं उठ रही थी, जैसे वहां निकलते रहते हैं रेस से, या बर्फबारी का धुआं सा हमको दिखाई दिया, कुहासा दिखाई दिया, पता लगा जो हेतु ही गलत है तो मेरा अनुमान भी गलत हो गया।
इससे कंफर्म हो गया कि जो अनुमान हम लगाते हैं वह अनुमान हेतु पर निर्भर करता है। अगर हेतु प्रदूषित हो गया, हेतु आभासी हो गया, तो अनुमान भी प्रदूषित हो गया। इस तरह से हेत्वाभास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों, उसको आप बारीकी से समझते चलेंगे, सीधे बात क्लियर हो जाएगी। अब एक बात मन में आया कि अनुमान हमारा निर्भर करता है हेतु पर, अगर हेतु गलत हो गया तो अनुमान भी गलत हो गया। तो बाबू एक प्रश्न मन में ये आता है कि ये हेतु के लक्षण क्या हैं, हेतु में क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे हम किसी वास्तविक हेतु को पहचानेंगे, तो ये बात आपको समझना है। तो इसका मतलब हो गया, जैसे अब आप देखते हैं हेतु के 5 लक्षण होते हैं। ध्यान देना मित्रों, वास्तविक हेतु के 5 लक्षण होते हैं। 5 लक्षण होने चाहिए तभी वास्तविक हेतु बनेगा, अन्यथा वास्तविक हेतु नहीं रहेगा, आभासी हेतु होगा, उसी को हेत्वाभास कहते हैं। जैसे इसका एक और प्रश्न आता है, कब एक बार पेपर में आया है, हेत्वाभास का अर्थ है अवास्तविक हेतु का वास्तविक हेतु के स्थान पर होना। तो इसीलिए इसको एक अर्थ हम ये भी दे देते हैं कि वास्तविक हेतु के स्थान पर, वास्तविक हेतु के स्थान पर अवास्तविक हेतु का होना, अवास्तविक हेतु का होना, हेतु का होना। ध्यान रखना मित्रों, कई तरह के उत्तर आपसे दिया जा सकता है। हेत्वाभास का मतलब हेतु का आभासी रूप, अर्थात वास्तविक हेतु के स्थान पर। ध्यान देना मित्रों, यहां मैं लिखा हूं वास्तविक हेतु के स्थान पर अवास्तविक हेतु का होना, अर्थात यथार्थ हेतु का ना होना। अब आपके मन में आता है कि भगवान ये वास्तविक हेतु कैसे हम पहचानेंगे, तो बाबू 5 लक्षण हैं जिससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि वास्तविक हेतु है कि वास्तविक हेतु नहीं है। वो 5 लक्षण कौन कौन से हैं उनको हमें देखना है। आइए हम लोग देखते हैं। पक्षवृत्ति, अर्थात पक्ष में हेतु का होना। ध्यान देना, पक्षवृत्ति, पक्ष में हेतु का होना। सपक्ष वृत्ति, सपक्ष में हेतु का होना। विपक्षाद व्यावृत्ति, विपक्ष में हेतु का ना होना। ध्यान रखिएगा। असत प्रतिपक्ष, हेतु का विरोधी अन्य हेतु का ना होना। अबाधित विषय, हेतु द्वारा स्थापित साध्य का अन्य प्रमाण द्वारा खंडित ना होना। अगर मित्रों इसमें से किसी एक लक्षण को पलट दें तो हेतु हमारा दूषित हो जाता है, हेतु हमारा वास्तविक नहीं रह जाता। अब जैसे कह रहा है पक्षवृत्ति, पक्ष में होना, आपको मैं अभी सिखा रहा था। पक्ष मतलब आश्रय, जिसे पर्वत कहते हैं। साध्य का मतलब जिसे सिद्ध करना है, आग को कहते हैं। हेतु का मतलब धुआं, जिसको देख करके हम अनुमान लगाते हैं। तो कह रहा है कि पक्षवृत्ति, पक्ष में हेतु का होना, अर्थात पर्वत पर धुएं का होना। अगर बाबू धुआं पर्वत पर नहीं दिखेगा तो साध्य को कैसे सिद्ध करोगे, कैसे आग को पर्वत पर सिद्ध करोगे। तो इसलिए पक्ष में हेतु का होना आवश्यक है। दूसरा, सपक्ष वृत्ति, अर्थात मैंने सपक्ष की परिभाषा बोला था, पक्ष का सजातीय दृष्टांत, अर्थात पक्ष के सजातीय दृष्टांत भी कोई आ जाए, कोई उदाहरण पक्ष का आ जाए, तो वहां पर भी हेतु को होना चाहिए। विपक्षाद व्यावृत्ति, कह रहा है पक्ष के विरोधी दृष्टांत में, पक्ष के विरोधी जो दृष्टांत होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, वहां हेतु का ना होना। अगर मान लीजिए हम रसोई घर में धुआं देख सकते हैं मित्रों, आग रसोई घर में हो सकता है, लेकिन अगर हम कह दें क्या तालाब में भी आग होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह पक्ष की विरोधी सत्ता है, पक्ष के आप कह सकते हैं विजातीय दृष्टांत है। तो पक्ष का सजातीय दृष्टांत रसोई घर है। तो कह रहा है कि सपक्ष में हेतु का होना, पक्ष के सजातीय दृष्टांत में हेतु का होना, विपक्ष में हेतु का ना होना। फिर कहता है असत प्रतिपक्ष, हेतु का विरोधी किसी अन्य हेतु का ना होना। कहने का मतलब है मित्रों, हेतु बेचारा क्या करता है, हेतु का काम है
पक्ष में साध्य को सिद्ध करना। धुएं का काम है पर्वत में आग को सिद्ध करना। अगर धुएं का विरोधी कोई दूसरा हेतु आ गया तो क्या यह सिद्ध किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं सिद्ध हो सकता। इसीलिए बोल रहा है कि बाबू हेतु का विरोधी कोई अन्य हेतु ना हो, अर्थात धुएं का विरोधी कोई अन्य प्रमाण अगर आ गया तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि अबाधित, कह रहा है असत्य प्रतिपक्ष, हेतु का विरोधी अन्य हेतु का न होना। फिर कह रहा है अबाधित विषय। अबाधित विषय का मतलब होता है कि जो हेतु जिस साध्य को सिद्ध कर दे। भाई हेतु का काम क्या है? पक्ष में साध्य को सिद्ध करना, अर्थात पर्वत में आग को सिद्ध करना हेतु का काम है। तो कह रहा है हेतु जिस साध्य को सिद्ध करे उसका विरोधी उसका खंडन किसी अन्य प्रमाण से ना हो, अर्थात हेतु जिस साध्य को सिद्ध करता है उसका खंडन किसी अन्य प्रमाण से ना हो। इस तरह से एग्जाम्पल में मुझे लेना है, जैसे मान लीजिए हम यहां देख रहे हैं पक्ष, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था साध्य और उसके बाद हेतु, ठीक है। ये हो गया पर्वत, ये हो गया आग, ये हो गया धुआं, ये हो गया धुआं। मैंने कहा कि हेतु का सीधे सीधे यहां बात आ रही है, हेतु द्वारा स्थापित साध्य का अन्य प्रमाण द्वारा खंडन न करना। कहने का मतलब है यह हेतु, यह इस हेतु का काम क्या है? यह हेतु साध्य को पक्ष में सिद्ध करता है। अगर कोई ऐसा प्रमाण आ जाए जो हेतु द्वारा साध्य को सिद्ध करने में आप कह लीजिए बाधा डाल दे, अर्थात हेतु द्वारा सिद्ध साध्य का खंडन कर दे, तब उसे हम अबाधित विषय कहते हैं। कहता है यह नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कह रहा है असत्य प्रतिपक्ष, हेतु का विरोधी अन्य हेतु अगर हो गया तब भी वास्तविक हेतु नहीं रह पाता है। कहता है हेतु का विरोधी अन्य हेतु नहीं होना चाहिए। तो इस तरह मित्रों कितने लक्षण हो गए? 5। पहला पक्ष वृत्ति, पक्ष में हेतु का होना, सपक्ष वृत्ति, सपक्ष में हेतु का होना, सजातीय दृष्टांत में हेतु का होना, विपक्षाद व्यावृत्ति, विपक्ष में हेतु का ना होना, अर्थात विजातीय दृष्टांत में हेतु का ना होना, असत प्रतिपक्ष, हेतु का विरोधी अन्य हेतु का ना होना, अबाधित विषय, हेतु जिस साध्य को पक्ष में सिद्ध कर रहा है उसका खंडन किसी अन्य प्रबलतर प्रमाण द्वारा ना हो, तभी वास्तविक हेतु हो सकता है। अगर मित्रों इन 5 लक्षणों में से कोई एक लक्षण अनुपस्थित हो जाए, अर्थात इन 5 कड़ियों में से कोई एक कड़ी गड़बड़ हो जाए, तो ध्यान रखिएगा आपका जो वास्तविक हेतु है वह अवास्तविक हेतु हो जाएगा, तुरंत हेत्वाभास उत्पन्न हो जाता है। तो हेत्वाभास का मतलब हो गया हेतु का आभासी रूप। जहां पर वास्तविक हेतु होना चाहिए वहां अवास्तविक हेतु आ जाए, अर्थात हेतु से संबंधित विभिन्न कमियां उसमें उत्पन्न हो जाए, हेतु का भ्रामक स्वरूप हमारे सामने आ जाए, उसी को हम हेत्वाभास कहते हैं। अब मित्रों इतना आप समझ लिए, प्रायः यहां से प्रश्न कम बनते हैं। अब हम हेत्वाभास के प्रकार पढ़ाने चल रहे हैं, यहीं से आपके यहाँ प्रश्न आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये जो 5 स्वरूप दिए गए हैं, एक क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में पूछ लेता है और प्रायः एग्जाम्पल दे करके पूछता है। या तो मित्रों वो पूछेगा, या जैसे मैंने अभी बताया था कि पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, सीधे कहेगा अधोलिखित में कौन साध्य है, कौन पक्ष है, कौन हेतु है। तो उसमें जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे दिया, पर्वत दे दिया, पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है। ध्यान दीजिए मित्रों, अब ऐसे आपको एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन पक्ष है, कौन साध्य है, कौन हेतु है। तो मित्रों मैंने बोला था आश्रय, जिस पर साध्य को सिद्ध करना है, यह हो गया पक्ष।
साध्य जिसको आश्रय में सिद्ध किया जाता है, तो आग को सिद्ध करना है, ये हो गया साध्य। धुआं जिसे देख करके हम अनुमान लगाते हैं, ये हो गया हेतु। इसी की बात हो रही है, अगर हेतु गंदा हो जाए, अगर हेतु आभासित हो जाए तो हेत्वाभास उत्पन्न हो जाता है। अब इसी चीज को यहां मुझे सीखना है, तो ध्यान रखिएगा मित्रों। अब हम लोग सीधे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और एक एक बिंदुओं को तोड़ तोड़ करके आपको हम सिखाएंगे। अब आप देखिए, अब आपका टॉपिक यही है, इसी पर आपको एक्सप्लेन करना है, एक एक चीजों को सीखना है। अब मित्रों हम पहला लेंगे सव्यभिचार। ध्यान दीजिएगा, पहला हम लेंगे सव्यभिचार। सव्यभिचार, सव्यभिचार, पहले टॉपिक को इसी को लेंगे। अगर आप इसको तोड़िए तो स धन व्यभिचार, सधन व्यभिचार। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, व्यभिचार को हमें सामान्य अर्थ में नहीं लेना है, यहां एक लाक्षणिक अर्थ में है, आप कह सकते हैं शास्त्रीय अर्थ में रखा गया है। व्यभिचार का मतलब होता है नियम का विरोध में होना, अर्थात नियम के विरोध में होना। व्यभिचार का अर्थ होता है नियम विरुद्ध होना, नियम विरुद्ध होना। ठीक है, तो कह रहा है सधन व्यभिचार, स माने होता है सहित। ध्यान दीजिए, कह रहा है सधन व्यभिचार, नियम विरुद्ध होना, स माने सहित, व्यभिचार माने नियम के विरुद्ध होना, अर्थात नियम के विरुद्ध हेतु का होना। अगर इसको हम पूरी तरह से अर्थ ले लें इसको, तब हम कहेंगे नियम के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध हेतु का होना, हेतु का होना। बात आप समझ रहे हैं, नियम के विरुद्ध हेतु का होना, अर्थात स माने सहित, व्यभिचार माने नियम विरुद्ध होना। इसलिए सव्यभिचार का मतलब होता है जहां नियम का उल्लंघन हो जाए, जहां हेतु नियम पर ना हो। आइए मित्रों हम देखते हैं हेतु नियम पर कैसे नहीं है। अभी मैंने 5 लक्षण आपको गिनाया था। 5 लक्षण में मैंने बोला था, 5 लक्षण में मैंने जो बोला था, पहला बोला था पक्ष वृत्ति, दूसरा बोला था सपक्ष वृत्ति, तीसरा बोला था विपक्षाद व्यावृत्ति, विपक्षाद व्यावृत्ति, फिर उसके बोला था असत प्रतिपक्ष, असत प्रतिपक्ष, अबाधित विषय, अबाधित विषय। मित्रों ध्यान रखना, ये 5 लक्षण आपको याद रखने हैं, ये 5 जो गुण हैं वो आपको याद रखने हैं। अब आपको देखना है यहां सव्यभिचार आया है। सव्यभिचार का मतलब होता है नियम के विरुद्ध हेतु का होना। तो अब कैसे हम सिद्ध करेंगे, हमारा हेतु कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर नियम का विरोध हो जा रहा है, इसको समझना है। तो देखिए वास्तविक हेतु तभी होगा जब वह पक्ष में हो, सपक्ष में हो, विपक्ष में ना हो, तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वास्तविक हेतु। जब
इसका वह उल्लंघन कर देता है। अर्थात जब आप देख रहे हो कि ऐसा हेतु जो पक्ष में हो, सपक्ष में हो, विपक्ष में ना हो, इस नियम का उल्लंघन कर देता है, तब उसी को हम सव्यभिचार कहते हैं। तो सव्यभिचार का मतलब आप कह सकते हैं कि जब हेतु पक्ष में हो, सपक्ष में हो, विपक्ष में, आप ध्यान रखना इसमें पक्ष में, सपक्ष में हो, विपक्ष में ना हो, विपक्ष में ना हो, तभी वास्तविक हेतु होता है। मित्रों आपको पता हो रहा है, तभी वास्तविक हेतु है और तभी वास्तविक हेतु है। लेकिन जब इस नियम का अर्थात पक्ष, सपक्ष, विपक्ष का जो ये नियम है, जब इसी का उल्लंघन हो जाता है, तब उसी को हम सव्यभिचार कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई? जब हेतु का पक्ष में होना, सपक्ष में होना, विपक्ष में ना होने के नियम का उल्लंघन हो जाता है, तब वहां पर सव्यभिचार उत्पन्न हो जाता है। सव्यभिचार मतलब स माने सहित, व्यभिचार माने नियम के विरुद्ध। अर्थात आप देख रहे हो हेतु को कहाँ होना चाहिए, आप बताएंगे हेतु को कहाँ होना चाहिए? हेतु को पक्ष में होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? हेतु को सपक्ष में होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? विपक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मित्रों इस नियम का उल्लंघन हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सव्यभिचार कहते हैं। सव्यभिचार का मतलब होता है कि अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें हेतु पक्ष में हो, सपक्ष में हो, विपक्ष में ना हो, ऐसे नियम को तोड़ दिया जाता है, ऐसे नियम का उल्लंघन कर दिया जाता है, ऐसे नियम की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, तब वहां सव्यभिचार कहलाता है। तो सव्यभिचार का मतलब हो गया नियम के विरुद्ध होना, पक्ष में हो, सपक्ष में हो, विपक्ष में ना हो, यह वास्तविक हेतु होता है। लेकिन अगर इस नियम को, जो ये नियम रखा हुआ, अगर इस नियम को तोड़ देता है, तो वह सव्यभिचार कहलाता है। सव्यभिचार कन्फर्म हो गया। स माने सहित, व्यभिचार माने नियम के विरोध में होना। इसका मतलब हुआ कि अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें हेतु पक्ष में हो, सपक्ष में हो, विपक्ष में ना हो, इस नियम का उल्लंघन हो जाए, तब उसे हम सव्यभिचार कहते हैं। अब मित्रों इसका एग्जाम्पल देखना है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, इसका पहले स्वरूप देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये कितने प्रकार का है? आप देख रहे हो कि सव्यभिचार 3 प्रकार का है। पहला है साधारण सव्यभिचार, पहला है साधारण सव्यभिचार, साधारण सव्यभिचार, साधारण सव्यभिचार। इसका मित्रों नियम है, जब अनुमान की प्रक्रिया में पक्ष, आप कह सकते हैं जब अनुमान की प्रक्रिया में हेतु अतिव्याप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है साधारण सव्यभिचार जब होगा, तब होगा जब हेतु क्या होगा? अतिव्याप्त के रूप में, अतिव्याप्त से दूषित हो जाता है। हेतु क्या होगा? अतिव्याप्त हो जाएगा। हेतु अतिव्याप्त हो जाता है। कहने का मतलब अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें हेतु अतिव्याप्त हो जाए, अर्थात जहां पर हेतु को नहीं होना चाहिए वहां पर भी हेतु मिल जाए। अतिव्याप्त का मित्रों मतलब क्या होगा? अतिव्याप्त का मतलब और अधिक व्यापक। अरे बाबू, हेतु को कहाँ होना चाहिए? आप देख रहे हो पक्ष में होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? सपक्ष में होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? विपक्ष में नहीं होना चाहिए। अगर पता लगे अति व्यापक हो गया, तो इसका मतलब वो पक्ष में भी है, सपक्ष में भी है, विपक्ष के यहाँ भी वो बैठा हुआ है। कहने का मतलब हो गया जब हेतु अति व्याप्त हो जाता है,
हेतु का स्वरूप बृहद हो जाता है, अर्थात उसे पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो अति व्याप्त हो जाता है तो पक्ष में भी रहता है, सपक्ष में भी रहता है, विपक्ष में भी रहता है। अर्थात जब हेतु अति व्याप्त हो जाता है, अर्थात जब वह पक्ष में हो, सपक्ष में हो, विपक्ष में भी हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? साधारण सव्यभिचार कहते हैं। यहाँ मित्रों आप जानते हैं कि वास्तविक हेतु पक्ष में होगा, सपक्ष में होगा, विपक्ष में नहीं होगा। पक्ष में होगा, सपक्ष में होगा, विपक्ष में नहीं होगा। लेकिन जब वह मित्रों अति व्याप्त होगा, स्वरूप विस्तृत हो जाएगा, तो बाबू विपक्ष में भी बैठ जाएगा। तो जब विपक्ष में बैठ जाता है तब वहां पर साधारण सव्यभिचार उत्पन्न होता है। तो यहाँ किस चीज का उल्लंघन हो रहा है? यहाँ विपक्षाद व्यावृत्ति का उल्लंघन हो रहा है। विपक्षाद आप देख रहे हैं, विपक्षाद व्यावृत्ति का उल्लंघन हो रहा है। विपक्षाद व्यावृत्ति का उल्लंघन हो रहा है। विपक्षाद व्यावृत्ति अर्थात विपक्ष में नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी विपक्ष में बैठा हुआ है, तो यहां हम कहते हैं विपक्षाद व्यावृत्ति का उल्लंघन हो रहा है। अर्थात यह विपक्षाद व्यावृत्ति के उल्लंघन का दोषी माना जाता है, इसलिए इसे हम साधारण सव्यभिचार कहते हैं। तो जब भी कभी आपसे पेपर में आए कि बताइए साधारण सव्यभिचार किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें हेतु अति व्याप्त हो जाए, अर्थात तो पक्ष में भी हो, सपक्ष में भी हो, विपक्ष में भी बैठा हो, अर्थात विपक्षाद व्यावृत्ति के नियम का उल्लंघन कर दे, तब वहां पर साधारण सव्यभिचार होता है। जैसे मित्रों आपको कोई भी एग्जाम्पल वो पेपर में दे करके पूछ सकता है, लेकिन मैं यहां पर एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आप देख रहे हो, पर्वत पर आग है क्योंकि वह ज्ञान का विषय है, क्योंकि वह ज्ञान का विषय है। ध्यान दीजिए मित्रों, पर्वत पर आग है क्योंकि वह ज्ञान का विषय है। अगर हो दिया होता कि पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, तब तो बात बिल्कुल क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है वह ज्ञान का विषय है। यहां मित्रों पर्वत हो गया पक्ष, आग हो गया साध्य, ज्ञान का विषय हो गया हेतु। आपको पता है ज्ञान का विषय तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कहने का मतलब अगर यहां पर हेतु आप देख रहे हो, हेतु ज्ञान के विषय के रूप में दिया हुआ है, तो ज्ञान का विषय तो अति विस्तृत होता है, अति व्यापक होता है, वो तो हर क्षेत्रों से जुड़ा रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ जो हेतु है वह अति व्याप्त है, अर्थात ज्ञान का विषय पक्ष से भी संबंधित होगा, सपक्ष से भी संबंधित होगा, विपक्ष से भी संबंधित होगा। यहाँ ज्ञान का विषय रूपी जो हेतु है उसका स्वरूप अति व्याप्त है, अत्यधिक विस्तृत है, अर्थात यहाँ पर विपक्षाद व्यावृत्ति के नियम का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए साधारण सव्यभिचार कहलाता है। तो मित्रों तीन बातें याद रखो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। साधारण सव्यभिचार तब होगा जब हेतु अति व्याप्त होगा, फिर हेतु पक्ष में भी होगा, सपक्ष में भी होगा, विपक्ष में भी होगा, जहां कि नहीं होना चाहिए था, अर्थात विपक्षाद व्यावृत्ति के नियम का उल्लंघन कर देता है। तो उदाहरण भी आपको दे देंगे, जैसे दे दिया शब्द नित्य है क्योंकि वह ज्ञान का विषय है, या दे दिया पर्वत पर आग है क्योंकि वह ज्ञान का विषय है। तो ज्ञान का विषय मित्रों अति विस्तृत होता है, पक्ष से भी संबंधित है, सपक्ष से भी संबंधित है, विपक्ष से भी संबंधित है, इसलिए यहाँ पर साधारण सव्यभिचार हुआ। तो याद रखना साधारण सव्यभिचार की तीन बातें, पहला हेतु अति व्याप्त होगा, दूसरा विपक्षाद व्यावृत्ति के नियम का उल्लंघन होगा, और अर्थात
हेतु को पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वह विपक्ष में भी बैठ जाता है अर्थात विपक्षाद व्यावृत्ति के नियम का उल्लंघन करता है, तब उसको हम साधारण सव्यभिचार कहते हैं। जैसे पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, अगर धुआं है लिखा होता तब हमको कोई दिक्कत नहीं था, वहां लिख दिया क्योंकि वह ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय मित्रों सीमित नहीं होता, कई पक्षों से जुड़ा रहता है, इसीलिए यह अतिव्याप्त रूप से, अतिव्याप्त से दूषित होता है। और ऐसा कोई भी प्रक्रिया, अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें हेतु अतिव्याप्त से प्रदूषित हो जाए, तब उसे हम साधारण सव्यभिचार कहते हैं। आपको सीधे मित्रों एग्जाम्पल देगा या कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि बताइए साधारण सव्यभिचार में कौन सा दोष आता है, पक्ष वृत्ति का दोष होगा, सपक्ष वृत्ति का दोष होगा कि विपक्षाद व्यावृत्ति का दोष होगा। आप ट्रिक मारोगे विपक्षाद व्यावृत्ति का दोष होगा। आपको कहेगा बताइए, उसमें एक एग्जाम्पल दे देगा, पर्वत पर आग है क्योंकि वह ज्ञान का विषय है। अधोलिखित में किस प्रकार का हेत्वाभास है? साधारण सव्यभिचार का हेत्वाभास है। अब मित्रों हम लोग आते हैं असाधारण हेत्वाभास, असाधारण सव्यभिचार, असाधारण सव्यभिचार। असाधारण सव्यभिचार में मित्रों क्या दिक्कत होती है? इसमें ध्यान देना बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अर्थात यहां हेतु कैसा रहेगा? यहां हेतु अतिव्याप्त नहीं होगा बल्कि अति संकीर्ण होगा। यहां हेतु अति संकीर्ण हो जाता है। यहां हेतु क्या हो जाता है? अति संकीर्ण हो जाता है। साधारण सव्यभिचार में हेतु क्या हो जाता है? अति व्याप्त हो जाता है। अति संकीर्ण हो जाता है कि मतलब मित्रों आप ध्यान दीजिए, अरे भाई वास्तविक हेतु के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक हेतु के लिए बोलते हैं पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए, तभी वास्तविक हेतु होता है। लेकिन मित्रों जब यह अति संकीर्ण हो जाएगा, बिल्कुल एकदम आप कह लो एकांतिक हो जाएगा, तो यह हेतु पक्ष में तो रहेगा लेकिन सपक्ष में नहीं जाएगा, विपक्ष में नहीं जाएगा। तो विपक्ष में न जाए तब तो ठीक है, नियम है विपक्षाद व्यावृत्ति विपक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन मित्रों जब वह अति संकीर्ण हो जाता है तो सजाती दृष्टांत में भी हेतु नहीं मिलता, अर्थात यहां पर सपक्ष में नहीं है, सपक्ष का यहां सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए अति संकीर्ण होने के कारण, देखिए मित्रों अति व्याप्त होने के कारण जो हेतु है पक्ष में भी था, सपक्ष में भी था, विपक्ष में भी बैठा था, इसीलिए विपक्षाद व्यावृत्ति का उल्लंघन हुआ था। जब अति संकीर्ण हो जाएगा तो बाबू केवल पक्ष में ही रहेगा, सपक्ष में नहीं होगा, विपक्ष में नहीं होगा। अति संकीर्ण होने पर तो विपक्ष में ना रहे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सपक्ष में ना रहे तब गलत बात है। इसका मतलब हो गया कि यहां पर सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन हो रहा है। यहां सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि पक्ष वृत्ति, सपक्ष वृत्ति, विपक्षाद व्यावृत्ति पक्ष में हो, सपक्ष में हो, विपक्ष में ना हो। लेकिन जब सपक्ष में नहीं रहेगा तो इसका मतलब हो गया सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन हो जाता है। जब हेतु अति संकीर्ण हो, अर्थात हेतु पक्ष में हो, सपक्ष में ना हो, विपक्ष में ना हो, तब वहां पर सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन होता है और वह असाधारण सव्यभिचार कहलाता है। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व का लक्षण पाया जाता है, क्योंकि उसमें सुनाई देता है या वह सुनाई देता है, क्योंकि वह सुनाई देता है,
क्योंकि वह सुनाई देता है, सुनाई देता है। ध्यान देना मित्रों, शब्द नित्य है क्योंकि वह सुनाई देता है। यहां आप देखिए शब्द क्या है? पक्ष। नित्य क्या है? शाद। सुनाई क्या है? हेतु। आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा जो एग्जाम्पल यहां दे रहा है, अरे जी शब्द हमेशा सुनाई देता है। शब्द अगर होगा, शब्द बोला जाएगा तो वह सुनाई देगा। सुनाई देने का जो गुण है ये तो शब्द का लक्षण है, शब्द का अस्तित्व है। लेकिन शब्द और भी कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन शब्द कहीं और नहीं दिखाई देता। शब्द हमेशा सुनाई देता है, शब्द को हम देख नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, शब्द केवल सुनाई देता है। अर्थात यहाँ जो हेतु है केवल पक्ष में बैठा हुआ है। यह सुनाई देना शब्द का लक्षण है, लेकिन कोई और इसका सजातीय दृष्टांत यहाँ पर नहीं है। इसलिए यह हेतु अति संकीर्ण है, अर्थात पक्ष में तो है लेकिन कुछ ही सजातीय दृष्टांत में नहीं है। अर्थात सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन हो रहा है, सपक्ष में यह नहीं है। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। यहां देखिए, जैसे आपसे आ सकता है इसमें, जैसे एग्जाम्पल में आया है मानव मरणशील है, दे दिया। एग्जाम्पल में पूछा है मित्रों, मानव मरणशील है, मानव मरणशील है क्योंकि उसमें मनुष्यत्व है, क्योंकि उसमें मनुष्यत्व है। ध्यान रखिएगा, ये जो मित्रों अगर इसमें हम लोग चेक करें, यह जो मानव है यह पक्ष है, यह जो मरणशील है यह साध्य है, यह जो मनुष्यत्व है यह हेतु है। हम खूब आपको पढ़ाए हैं, हेतु है। अब आप देखिए मनुष्यत्व किसका लक्षण होगा? मानव का लक्षण होगा, क्योंकि मनुष्यत्व मानव का गुण है। अरे जी मनुष्यत्व मानव के अतिरिक्त और कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि जो मनुष्यत्व है यह मानव तक ही सीमित है और कहीं नहीं है। मानव क्या है? पक्ष है। अर्थात यह जो हेतु है केवल पक्ष में है, ना तो सपक्ष में है न विपक्ष में नहीं है। तो सपक्ष में नहीं है, इसका मतलब सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन हो रहा है। सपक्ष में होना चाहिए था, क्योंकि नियम है पक्ष में हो, सपक्ष में हो, विपक्ष में ना हो। तब आप ध्यान रखेंगे मानव मरणशील है क्योंकि उसमें मनुष्यत्व है। शब्द सुनाई पड़ता है, शब्द नित्य है क्योंकि वह सुनाई पड़ता है या उसमें शब्दत्व का लक्षण है। तो ये दोनों भी पॉइंट आपने देखा कि जो हेतु है वह केवल पक्ष तक सीमित है, सुनाई पड़ना केवल शब्द तक सीमित है, किसी सजातीय दृष्टांत में वह नहीं मिलता। अर्थात सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन होता है। विपक्ष में न मिले तब तो चलता है, क्योंकि वो तो नियम है, विपक्षाद व्यावृत्ति विपक्ष में नहीं होना चाहिए, लेकिन सपक्ष में होना चाहिए। सपक्ष में नहीं है, इसलिए यह आप देख रहे हो प्रदूषित हो जाता है। उसे हम असाधारण सभ्य विचार कहते हैं। तो असाधारण सभ्य विचार में तीन बातें देखना है। पहला, हेतु अति संकीर्ण हो जाता है। दूसरा, हेतु केवल पक्ष तक सीमित होता है, सपक्ष में नहीं रहता, अर्थात सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन होता है। उदाहरण मित्रों खूब रट लेना, विधिवत समझ लेना, नहीं तो आ रहा एग्जाम में पूछ लेगा। शब्द नित्य है क्योंकि वह सुनाई देता है, मानव मरणशील है क्योंकि उसमें मनुष्यत्व है। सीधे आपसे पूछ लेगा कौन सा इसमें हेत्वाभास है? असाधारण सभ्य विचार का हेत्वाभास है। अब हम लोग सीधे आते हैं तीसरे हेत्वाभास की तरफ चलते हैं, साधारण सभ्य विचार के तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं, उसको भी हम लोग देख लें। देखिए, अनुपसंहारी, अनुपसंहारी सव्यभिचार,
सव्यभिचार। आप देख रहे हो साधारण सव्यभिचार में हेतु अति व्याप्त है, असाधारण सव्यभिचार में हेतु अति संकीर्ण है। लेकिन जब अनुपसंहारी सव्यभिचार आता है, इसमें मित्रों ध्यान देना, इसमें कौन सी दिक्कत आती है? इसमें पक्ष सर्वग्रासी हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्वग्रासी हो जाता है। इसमें पक्ष सर्वग्रासी हो जाता है। सर्वग्रासी का मतलब इससे संबंधित सभी वस्तुओं को वह अपने में समाहित कर लेता है, अर्थात इसमें सभी वस्तुएं समाहित हो जाती हैं। पक्ष में उस जात से संबंधित सभी वस्तुएं समाहित हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें पक्ष सर्वग्रासी हो जाए, अर्थात उस जात से संबंधित सभी वस्तुएं उसमें समाहित हो जाए, पक्ष सर्वग्रासी हो जाए, तब वहां पर अनुपसंहारी सव्यभिचार उत्पन्न हो जाता है। तो अनुपसंहारी सव्यभिचार के लिए मित्रों ध्यान देना कि वह पक्ष सर्वग्रासी हो जाता है, अर्थात सीधे सीधे हम कह देते हैं कि वही बात फिर आ जाती है, पक्ष के अंतर्गत सभी उस जात से संबंधित सभी वस्तुएं समाहित हैं, हेतु केवल पक्ष तक ही सीमित हो जाता है, सपक्ष और विपक्ष में हेतु नहीं रहता। यहाँ पर भी मित्रों ध्यान रखिएगा, सपक्ष से संबंधित सपक्ष वृत्ति के नियम का उल्लंघन होता है। और जैसे आप देख रहे हो, यहाँ आप देखोगे क्योंकि पक्ष सर्वग्रासी है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो? पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष में हेतु को होना चाहिए, विपक्ष में हेतु को नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मित्रों पक्ष सर्वग्रासी हो जाता है, हेतु से संबंधित सभी चीजें पक्ष अपने में ही समाहित कर लेता है, तो वह सपक्ष में नहीं रह पाता, विपक्ष में नहीं रह पाता। तो यहाँ पर भी सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन हो रहा है, सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन हो रहा है, अर्थात पक्ष में उस जाति से संबंधित समस्त वस्तुएं समाहित हो जाती हैं, सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए अनुपसंहारी सव्यभिचार है। तो उदाहरण जैसे है मित्रों, शब्द या आप कह सकते हैं सभी वस्तुएं नश्वर हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत मार्केबल है। सभी वस्तुएं नश्वर हैं, सभी वस्तुएं नश्वर हैं क्योंकि वह उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वह उत्पन्न होती हैं। यहां मित्रों ध्यान दीजिए, सभी वस्तुएं, अब तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें आप देख रहे थे कोई एक वस्तु, कोई इधर उधर की बातें सम्मिलित रहती थी। इसमें क्या कह रहा है? सभी वस्तुएं क्या हैं? नश्वर हैं। क्यों? क्योंकि वह उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होना हेतु कहलाता है, नश्वर साध्य है, सभी वस्तुएं पक्ष हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पक्ष में हमने क्या बोला? सर्वग्रासी है, सभी वस्तुएं पक्ष में निहित हैं, ठीक है। हेतु बेचारा पक्ष में बिल्कुल बैठा हुआ है। जब सारी चीजें पक्ष में बैठी हैं तो सपक्ष में बैठने के लिए कुछ नहीं बचता, इसीलिए यहाँ पर पक्ष में सभी वस्तुएं हैं, सर्वग्रासी है, अर्थात हेतु पक्ष तक ही सीमित रह जाता है, सपक्ष में नहीं रहता, विपक्ष में नहीं रहता। विपक्ष में ना रहे तो बात चलता है, लेकिन सपक्ष में होना चाहिए था, लेकिन इसलिए चूंकि नहीं है इसलिए सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन हो रहा है, अर्थात यहाँ सपक्ष वृत्ति नियम का उल्लंघन होता है। इस तरह से हम लोगों ने सव्यभिचार के अंतर्गत 3 देखे। पहला हमने देखा फर्स्ट साधारण सव्यभिचार, जिसमें हेतु अतिव्याप्त होता है, वहाँ विपक्षाद व्यावृत्ति के नियम का उल्लंघन होता है। दूसरा हमने असाधारण सव्यभिचार देखा, जहाँ पर हेतु अति संकीर्ण होता है, अर्थात वस्तु के गुण तक ही सीमित हो जाता है, वह सपक्ष में नहीं, पक्ष में तो रहता है, सपक्ष में नहीं रहता, सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन है। अनुपसंहारी सव्यभिचार में पक्ष सर्वग्रासी हो जाता है, अर्थात पक्ष में ही हेतु बैठा रह जाता है,
उसकी और कोई स्वरूप सपक्ष आदि में नहीं रहते, इसलिए यहाँ सपक्ष वृत्ति का उल्लंघन होता है। इस तरह से मित्रों हम लोग सव्यभिचार को कंप्लीट किए। अब हम दूसरा पॉइंट उठाते हैं जिसको हम सीधा सीधा आप देखेंगे, दिया हुआ है विरुद्ध हेत्वाभास। अब मित्रों इधर भाग नहीं है, लंबा नहीं है, एक एक लाइन की चीजें हैं, क्लियर से समझते चलिए। कह रहा है विरुद्ध हेत्वाभास में चलिए। इसमें क्या होता है आपको पता है, हेतु निश्चित साध्य को न सिद्ध करके जब उसकी विरोधी सत्ता सिद्ध कर देता है, अर्थात इसमें हेतु क्या होता है विरुद्ध हेत्वाभास में, विरुद्ध हेत्वाभास में हेतु ध्यान रखिए आत्मघाती हो जाता है। हेतु क्या होता है आत्मघाती होता है। यहां हेतु बेचारा आत्मघाती हो जाता है। आप मित्रों जानते हो मैंने बार बार चित्र बनाया है कि पक्ष साध्य हेतु, मैंने बोला था कि साध्य हेतु का काम क्या है, हेतु साक्ष्य है जो साध्य को पक्ष में सिद्ध करता है। लेकिन मित्रों हेतु का काम है साध्य को पक्ष में सिद्ध करना। धुएं का काम है आग को पर्वत में दिखाना। अगर इसको हम कहें पर्वत, इसको हम कहें आग, इसको हम कहें धुआं, तो ध्यान से समझना, धुआं का काम है आग को पर्वत में सिद्ध करना। लेकिन मित्रों जब यह हेतु इतना गड़बड़ हो जाए, अर्थात जिस साध्य को सिद्ध करना है उसकी विरोधी सत्ता को सिद्ध कर दे, अर्थात वह पक्ष में साध्य को न सिद्ध करके, आप देखते हो तो कहने का मतलब पक्ष में साध्य को न सिद्ध करके विरोधी सत्ता को सिद्ध कर दे, विरोधी सत्ता को सिद्ध करे, विरोधी सत्ता को सिद्ध करे। आप समझिए कि ये जो हेतु है धुआं है, इसका काम था साध्य को पक्ष में सिद्ध करना, आग को पर्वत में सिद्ध करना। हेतु को काम दिया गया है कि बेटा तुम आग को पर्वत में सिद्ध करो, लेकिन जब हेतु आग को पर्वत में सिद्ध ना करके उसकी विरोधी सत्ता को सिद्ध कर दे, अर्थात साध्य की विरोधी सत्ता सिद्ध कर दे, हेतु पक्ष में साध्य को न सिद्ध करके उसकी विरोधी सत्ता सिद्ध कर दे, तब उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। विरुद्ध हेत्वाभास में मित्रों मैं बार बार बोल रहा हूं कि हेतु क्या होता है आत्मव्याघाती होता है। इसका मतलब साध्य को न सिद्ध करके उसकी विरोधी सत्ता को सिद्ध कर देता है। ठीक है ना। अगर हम कह दूं अगर हम कह दें कि देखिए शब्द, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पन्न है। मित्रों आप देखिए दिया हुआ है एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पन्न है। आपको पता है मित्रों पूरी दुनिया में यह एक सार्वभौम नियम है, जो उत्पन्न होता है वह सदा नित्य नहीं रहता, जो उत्पन्न होता है वह नष्ट जरूर होता है। यह निश्चित नियम है, प्रकृति का नियम है। अगर उत्पन्न है तो उसको नष्ट होना है। एक तरफ शब्द नित्य है, इसको सिद्ध करना चाहिए था, नित्यता को सिद्ध करना चाहिए था। आप देख रहे हो ये हो गया पक्ष, ये हो गया साध्य, ये हो गया हेतु। आप बताइए हेतु का काम था नित्यता को सिद्ध करना, लेकिन आप बताओ जब संसार की सभी वस्तुएं जो उत्पन्न होती हैं वह नश्वर होती हैं, तो इसने काम क्या किया, उत्पन्न होना यह शब्द को नित्य ना सिद्ध करके शब्द को अनित्य सिद्ध कर दिया, शब्द को नश्वर सिद्ध कर दिया। इसीलिए कहा गया कि हेतु का जो काम होता है साध्य को सिद्ध करना, यह साध्य को न सिद्ध करके
अर्थात शब्द को नित्य न सिद्ध करके शब्द को अनित्य सिद्ध कर दिया, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह कभी नित्य नहीं होता, अनित्य होता है। इसीलिए विरुद्ध हेत्वाभास में हेतु सदैव आत्मव्याघाती होता है। यह साध्य को न सिद्ध करके उसकी विरोधी की सत्ता को सिद्ध कर देता है। तो जब कभी पेपर में आए कि अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें हेतु साध्य को न सिद्ध करके विरोधी सत्ता को सिद्ध कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। मित्रों, इस उदाहरण को खूब तैयार कर लेना, जरूर पेपर में पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे समझ लो कि जो हेतु है, इतना ध्यान रखना, जैसे ये है पक्ष, खूब मैं बार बार लिखता हूं, ये है साध्य, ये है हेतु। हेतु का काम था साध्य को पक्ष में सिद्ध करना, लेकिन हेतु उत्पन्न ने किया क्या? साध्य की विरोधी सत्ता को सिद्ध कर दिया। अर्थात उत्पन्न होना अनित्यता का लक्षण है, नित्यता का नहीं। तो शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पन्न है। यह उत्पन्न शब्द को नित्य न सिद्ध करके अनित्य सिद्ध कर देता है, उसकी विरोधी सत्ता को सिद्ध कर देता है। इस तरह से मित्रों, विरुद्ध हेत्वाभास वह हेत्वाभास है जिसमें हेतु आत्मघाती होता है, अर्थात साध्य को न सिद्ध करके उसकी विरोधी सत्ता को सिद्ध कर देता है, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं मित्रों सत प्रतिपक्ष की तरफ। तीसरा इसमें दिया हुआ है जिसको हम सत प्रतिपक्ष कहते हैं। तो आया हमारे सामने सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष का मित्रों अर्थ होता है कि अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें एक हेतु का विरोधी अन्य हेतु भी हो। ध्यान रखना मित्रों, इसमें हेतु का विरोधी अन्य हेतु भी होता है। हेतु का विरोधी अन्य हेतु भी मौजूद रहता है। कहने का मतलब है, हेतु का काम है साध्य को पक्ष में सिद्ध करना, अर्थात एक हेतु जिस साध्य को पक्ष में सिद्ध करेगा, दूसरा हेतु उसका विरोधी हेतु उसका खंडन कर देगा। कहने का मतलब हेतु दोनों परस्पर विरोधी हो जाते हैं। एक हेतु जो सिद्ध करे, दूसरा हेतु उसका खंडन कर दे, उसे हम सत प्रतिपक्ष कहते हैं। इसकी मित्रों पहचान ये है, जब भी एग्जाम्पल में आपसे सत प्रतिपक्ष पूछेगा, सीधे देगा कि बताओ अनुमान की वह प्रक्रिया जब हेतु का विरोधी अन्य हेतु भी मौजूद रहे। बार बार मैं बोल रहा हूं, हेतु का विरोधी अन्य हेतु भी मौजूद रहे, अर्थात एक हेतु द्वारा सिद्ध साध्य का खंडन दूसरा हेतु कर दे, तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम सत प्रतिपक्ष कहते हैं। यहाँ मित्रों हमेशा दो एग्जाम्पल रहेगा। जब भी पेपर में देखोगे, चाहे किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, जब भी सत प्रतिपक्ष पूछा है, हमेशा दो एग्जाम्पल देता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमेशा दो एग्जाम्पल रहेगा। सिंगल एग्जाम्पल पर सत्य प्रतिपक्ष नहीं पूछा जाता। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि वह अदृश्य है, अर्थात दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही है भाई, शब्द नित्य है, वो दिखाई नहीं देता, केवल सुनाई देता है। तो मित्रों इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यहां जो आप देख रहे हो, अगर मैं लिख दिया होता शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पन्न है, तब तो ये विरोधी हेत्वाभास हो जाता, क्योंकि उत्पन्न शब्द नित्यता नहीं अनित्यता को सिद्ध करता है। लेकिन मैं यहाँ उत्पन्न न लिख करके हमने अदृश्य लिखा है। शब्द नित्य है क्योंकि वह अदृश्य है, तो यहाँ हेतु नित्यता को सिद्ध कर दे रहा है। अब दूसरी तरफ देखो, अगर मैं यहाँ उत्पन्न लिख दिया होता तो ये विरोधी हेत्वाभास का एग्जाम्पल हो जाता। अब दूसरा देखो, शब्द अनित्य होता है
शब्द अनित्य होता है क्योंकि वह उत्पन्न होता है, क्योंकि वह उत्पन्न होता है। आप यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ आप देख रहे हो शब्द अनित्य होता है क्योंकि वह उत्पन्न होता है। आप देखो मित्रों, बिल्कुल सही बात है। उत्पन्न होना अनित्यता को सिद्ध करता है। एक हेतु, इस हेतु ने नित्यता को सिद्ध किया था, इस हेतु ने अनित्यता को सिद्ध किया। अर्थात जहां एक हेतु शब्द को नित्य सिद्ध कर रहा है, वहीं जो विरोधी हेतु है शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहा है। तो मैंने वही बताया था, हेतु का विरोधी अन्य हेतु का होना। अर्थात मित्रों, जब भी कभी सत प्रतिपक्ष का कोई भी प्रश्न आएगा, दो एग्जाम्पल दिया रहेगा, दोनों में आपको देखना है, एक नित्यता सिद्ध करेगा, दूसरा अनित्यता सिद्ध करेगा। तुरंत आप पकड़ लेंगे कि हाँ, यह सत प्रतिपक्ष का उदाहरण हो गया। सत प्रतिपक्ष में क्या सीखा? हेतु का विरोधी अन्य हेतु का होना। एक हेतु जो बात सिद्ध करे, दूसरा हेतु आकर उसका खंडन कर दे। एक हेतु ने शब्द को नित्य सिद्ध किया, दूसरे हेतु ने शब्द को अनित्य सिद्ध कर दिया, इसलिए इसे हम सत प्रतिपक्ष कहते हैं। अब मित्रों, हम लोग अगला चलते हैं असिद्ध की ओर। अगला हम चलते हैं असिद्ध की ओर। असिद्ध की ओर ध्यान रखिएगा मित्रों, इसमें कुछ नहीं, इसमें हेतु स्वयं असिद्ध हो जाता है। असिद्ध वाले में हम कहते हैं अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए, उसे हम असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। तो यहां पर मित्रों आप देखते हो, असिद्ध हेत्वाभास में हेतु स्वयं असिद्ध हो जाता है, हेतु स्वयं असिद्ध हो जाता है, हेतु स्वयं असिद्ध होता है। जैसे आप देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, असिद्ध हेत्वाभास का मतलब है अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए, उसे हम असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे मित्रों हम दे रहे हैं, बंध्या पुत्र सुंदर है, क्योंकि वह मानव है। देखिए मित्रों, मैं एग्जाम्पल दिया हूं, असिद्ध हेत्वाभास का एग्जाम्पल दे रहा हूं। असिद्ध हेत्वाभास का मतलब होता है जब अनुमान की वह प्रक्रिया जिसमें हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए। तो मित्रों यहां ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में हमको बताइए, पक्ष क्या है? बंध्यापुत्र। बंध्यापुत्र क्या है? जल्दी बताएंगे आप। पक्ष। सुंदर क्या है? साध्य। मानव क्या है? हेतु। तो देखो मित्रों, जब हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए, कहने का मतलब हो गया बंध्यापुत्र सुंदर है क्योंकि वह मानव है। आप यहां ध्यान दीजिए, हेतु का काम है साध्य को सिद्ध कर देना। मानव, यह जो मानव रूपी हेतु है, यह सुंदरता को बंध्यापुत्र में सिद्ध कर देना चाहता है। लेकिन मित्रों आप जानते हो, बंध्यापुत्र कभी संभव नहीं है, बांझ महिला को कभी पुत्र नहीं होता। तो चूंकि यहाँ सीधे सीधे यह हेतु साध्य को पक्ष में सिद्ध करने में असिद्ध हो जाता है, सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिए इसे हम असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। तो असिद्ध हेत्वाभास जब अनुमान की प्रक्रिया में हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए, ध्यान देना मित्रों, जब अनुमान की प्रक्रिया में हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए तब उसे हम असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे बंध्यापुत्र सुंदर है क्योंकि वह मानव है, यहाँ पर जो मानव शब्द है यह हेतु हो गया,
सुंदर शब्द साध्य हो गया, बंध्यापुत्र पक्ष हो गया। ऐसी स्थिति में यह जो हेतु है वह सुंदरता को बंध्यापुत्र में सिद्ध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बांझ महिला के कोई संतान नहीं होती। अगर आपने बंध्यापुत्र कह दिया इसका मतलब वो संभव ही नहीं है। जैसे ससश्रृंग खरगोश को आप उसके सींग बता रहे हो, ससश्रृंग बंध्यापुत्र, ये कभी संभव नहीं होता। तो जो चीज संभव नहीं है आप उसको सुंदर कैसे सिद्ध करोगे? इसका मतलब हो गया जब अनुमान की प्रक्रिया में हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए तब उसे हम असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। देखिए मित्रों, इसके 3 स्वरूप हैं, ठीक है। इसके 3 स्वरूप होते हैं, जैसे पक्षासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्यापत्वासिद्ध। लेकिन उतना डिटेल में हम लोग न जाते हुए सीधे सीधे असिद्ध को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादातर मित्रों मैं बताऊं या तो विरुद्ध से आता है या तो सत प्रतिपक्ष से आता है। असिद्ध में भी सीधा सीधा एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछ लेता है, तो शार्ट में ही समझिए क्योंकि अगर आपका ऑफलाइन क्लास होती तो मैं एक एक चीज़ों को बारीक बता करके कम से कम 2-3 दिन क्लास लेकर के इतना रटा देते, तैयार करा देते। लेकिन समयाभाव है, फिर भी मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। जहां भी दिक्कत आएगी बताइएगा, फिर उसके आगे रिवीजन करवाएंगे। लेकिन अभी इतना जान लो, असिद्ध हेत्वाभास का मतलब हो गया हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए। जहां पर हेतु साध्य को सिद्ध ना कर पाए तब उसे हम असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको देता है, बंध्यापुत्र सुंदर है क्योंकि वह मानव है। यहाँ मानव होने के कारण सुंदरता को बंध्यापुत्र में सिद्ध करने की कोशिश हेतु कर रहा है। यद्यपि बंध्यापुत्र कभी संभव नहीं है, इसलिए हेतु असिद्ध हो जाता है। और अगर मित्रों इस असिद्ध हेत्वाभास को हम तोड़ करके चलें, इसको और व्यापक रूप में, असिद्ध को हम और व्यापक में दें, तो इसके 3 पक्ष बन जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पक्षासिद्ध, दूसरे को हम कहते हैं स्वरूपासिद्ध, तीसरे को हम कहते हैं व्यापत्वासिद्ध। व्यापत्वासिद्ध ध्यान रखिए, व्यापत्वासिद्ध। और व्यापत्वासिद्ध में भी आपसे प्रश्न तो बनते हैं मित्रों, लेकिन आपके यहाँ डिटेल में नहीं बनेंगे, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर हम इसको देखें ना तो ये व्यापक्षासिद्ध के अंतर्गत भी आ जाता है, लेकिन इतना डिटेल मत जाइए, आप कोई फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे हैं। जब ऑफलाइन की क्लास रहेगी तब हम आपको समझाएंगे। अभी इतना समझ लो कि असिद्ध हेत्वाभास का मतलब है हेतु जब स्वयं असिद्ध हो जाए, अर्थात जो हेतु है जब वह साध्य को पक्ष में न सिद्ध कर पाए, अर्थात जब हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए तो उसे हम असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। तो बंध्यापुत्र सुंदर है क्योंकि वह मानव है। मित्रों, बंध्यापुत्र धरती पर कभी संभव नहीं है, ससश्रृंग कभी संभव नहीं है। जब ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए तुरंत असिद्ध हेत्वाभास में ट्रिक मारिएगा। विरोधी में ध्यान रखिएगा, बार बार मैं समझा रहा हूं, विरोधी बहुत क्लियर है कि हेतु का काम है साध्य को सिद्ध करना। जब हेतु साध्य को न सिद्ध करके उसकी विरोधी सत्ता सिद्ध कर दे तब उसको हम विरोधी हेत्वाभास कहते हैं। असिद्ध में क्या है, विरोधी को नहीं सिद्ध करता बल्कि हेतु स्वयं असिद्ध हो जाता है, हेतु सिद्ध करने में सक्षम नहीं होता, तब उसे हम असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, जिसको हम लोग बाधित हेत्वाभास कहते हैं। लास्ट पॉइंट है मित्रों, बाधित हेत्वाभास। बाधित हेत्वाभास ध्यान रखिएगा, बाधित हेत्वाभास का मतलब है कि हेतु जिस साध्य को सिद्ध करे उसका खंडन प्रबलतर प्रमाणों द्वारा हो जाए, अर्थात हेतु जिस साध्य को सिद्ध करता है उसका खंडन अनुमान से इतर प्रबल प्रमाण से हो जाए, उसे हम बाधित हेत्वाभास कहते हैं। अर्थात क्या लिखेंगे, हेतु द्वारा सिद्ध साध्य का खंडन
हेतु द्वारा सिद्ध साध्य का खंडन अनुमान से इतर किसी अन्य प्रबलतर प्रमाण से हो जाए तो उसे हम बाधित हेत्वाभास कहते हैं। मित्रों लिखा हुआ है हेतु द्वारा सिद्ध साध्य का खंडन अनुमान से इतर किसी अन्य प्रबलतर प्रमाण से हो जाए तो उसे हम बाधित हेत्वाभास कहते हैं। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, ये बड़ा मार्केबल उदाहरण है। आग शीतल है क्योंकि वह द्रव्य है। यह एग्जाम्पल मित्रों निश्चित पूछा जाता है, यही सबसे मार्केबल एग्जाम्पल है। आग शीतल है क्योंकि वह द्रव्य है। ध्यान दीजिए, यहां पर आग है पक्ष, शीतल है साध्य, द्रव्य है हेतु। हेतु शीतल सिद्ध कर रहा है किसको? आग को। अर्थात द्रव्य के कारण आग को शीतल बताया जा रहा है। जबकि मित्रों अनुमान से इतर प्रबलतर प्रमाण प्रत्यक्ष होता है। ध्यान देना, भाषा पकड़िए। अनुमान से इतर किसी अन्य प्रबलतर प्रमाण से, तो अनुमान से इतर अन्य प्रबलतर प्रमाण कौन होगा? अरे प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष से बड़ा प्रमाण कौन होता है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वह अनुमान से इतर है, मजबूत है, हमें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात है। आग कभी शीतल नहीं होती, आग हमेशा गर्म होती है। इसलिए प्रत्यक्ष रूपी यह प्रमाण इस हेतु द्वारा सिद्ध साध्य का खंडन कर दे रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाधित हेत्वाभास कहते हैं। इस तरह से मित्रों हमने पांचों हेत्वाभास को क्लियर कर दिया। पहला स्वव्यभिचार। स्वव्यभिचार का मतलब जहां पर नियम का उल्लंघन हो जाए। दूसरा विरोधी हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अर्थात हेतु के किसी अन्य विरोधी सत्ता को सिद्ध कर देना। तीसरा सत प्रतिपक्ष, हेतु के विरोधी अन्य हेतु का होना। चौथा आप देखते हो असिद्ध, जिसमें हेतु स्वयं सिद्ध हो जाता है। पांचवा विरोधी बाधित हेत्वाभास, जिसमें हेतु जिस साध्य को सिद्ध कर रहा है उसका खंडन किसी अन्य प्रबल प्रमाण से हो जाए, तब उसे हम कहते हैं बाधित हेत्वाभास। आग शीतल है क्योंकि वह द्रव्य है, इसका खंडन मित्रों अनुमान से नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण से किया जाता है। अनुमानेतर प्रबलतर प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से किया जाता है। आग शीतल नहीं होती बल्कि गर्म होती है, इसका हमें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान है। इस तरह से मित्रों पूरे 5 हेत्वाभास हैं। आपको परेशान नहीं होना है, एग्जाम्पल को बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। जहां कहीं दिक्कत हो आप हमको मैसेज करिएगा, उसको हम और क्लियर करेंगे। इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस 1 घंटा से ज़्यादा कि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा हेत्वाभास तैयार करा दिया। इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो नहीं बनाए क्योंकि इसमें क्रमिकता बनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। इनिशिएट कर लीजिए, जो भी दिक्कतें होंगी आगे आप पूछते रहिएगा, मैसेज करिएगा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आपको भरपूर धन्यवाद। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।